हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं हिंदू एनालिसिस दैट इज ऑफ 6 मार्च 2023। गाइस, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में पहला पार्ट में दिखेगा टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पिरेशंस। अब देखो, आपको पता ही है 370 आर्टिकल हटने के बाद ना गाइस एक प्रॉब्लम जो शुरू हो गई है वैली में, उसके बाद कि जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो उनको ऐसा लगता है कि जो पुलिस है वो डिले करता है प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस टू पनिश पीपल, जिनका ऐसा लग रहा है कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके सेपरेटिस्ट लीनिंग्स हैं, या बहुत सारे ऐसे 100 ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिनको पासपोर्ट डिनाई किया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो यहाँ बता रहा है कि एक नया सोर्स ऑफ एंजाइटी यहाँ आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया ही, तो डिलेड और नो पुलिस वेरिफिकेशन या एडवर्स पुलिस रिपोर्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, हंड्रेड्स विदाउट जॉब्स एंड पासपोर्ट। सोचो आप, अब आपको पता है ना ये कितने बड़े मेजर कंसर्न्स होते हैं कि जॉब ना होना, अगर कोई बंदा बाहर जाना चाहता है, पासपोर्ट ना होना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। इसका डिटेल जो पॉइंट ऑफ व्यू ना गाइस वो हम पेज 10 पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप चलो मेरे साथ आगे मूव करते जाओ। देखो, राइजिंग हीट की वजह से क्या हो रहा है, गला बैठ गया यार मेरा, तो पानी नहीं ठीक से आ रहा ना आजकल, पानी इज सो पॉल्यूटेड। अच्छा, मालमफूजा डैम का ध्यान रखना, कहाँ पर है ये, कैचमेंट एरिया है, वाटर लेवल बहुत गिर गया है, रिजर्वॉयर ऑफ पलक्कड़ है, बहुत हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है ये केरला का, जहाँ पर समर का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ज़्यादा ही बढ़कर आता है। तो डेटा ऐसा बताया जा रहा है कि जो डैम सप्लाई वाटर है पलक्कड़ टाउन एंड 6 पंचायत में करता है। सोचो आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर इसका वाटर लेवल गिरा पड़ा है, ठीक है जी। आगे यहाँ पर ना गाइस, रेगुलेटर्स प्रपोजल्स ऑन राजस्थान पार लाइन फ्लाउट फॉर एससी ऑर्डर्स थ्रेटन्स बास्टर। अब ग्रेट इंडियन बर्स्टेड के बारे में यहाँ पर बात करा हुआ है। देखो, यहाँ पे ना बात की जा रही है कि ना ऐसा एक मूव लिया गया कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ आपके राजस्थान में लगाने हैं, बट इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक रीजन है ना, ये आपका जो इंडेंजर्ड आपके ग्रेट इंडियन बर्स्टेड्स हैं, तो उसमें यहाँ बता रहा जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसने प्रपोज करा था कि भाई ओनली पावर लाइन जो कि 33 केवी से बिलो होंगी उनको अंडरग्राउंड करने की ज़रूरत है, और रेस्ट को फिट करने की ज़रूरत है विद बर्ड डाइवर्टर्स। तो वहाँ के जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि इससे तो बर्ड की एक्सटिंक्शन हो सकती है। तो ये प्रपोजल भी गया था, ड्राफ्ट रेगुलेशंस भी फरवरी 1 को इशू करा गया और पब्लिक कमेंट इस पर मांगा गया अंटिल मार्च 3। तो इट केम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एन ऑनगोइंग केस इन्वॉल्व है ना। देखो, हाई पावर टेंशन चल रही है राजस्थान और गुजरात में सोलर प्लांट्स को लेकर। अब यहीं से ना, जहाँ पर ये टेंशन वाला रीजन है ना, यहीं से इनका फ्लाइट पाथ है बर्ड्स का। तो हो गया ना, देखो कितना मसला है, बड़ा पर्टिकुलर कंसर्न है फ्यूचर ऑफ द बर्ड्स एज फीवर, क्योंकि ना वो 150 से वैसे बेचारी कम होती जा रही है, एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन भी इनका ऐसा नहीं है कि बेचारी रिप्लेनिश भी कर पाएंगी। तो इसके बारे में आज हम जान लेते हैं, और कि ग्रेट इंडियन बास्टर्स जो होते हैं वो किस कंडीशन में है, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, ये देख लेते हैं हम। देखो, ग्रेट इंडियन बास्टर्स जो होते हैं, इनका जो नाम है, साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है एडियोटस नेग्रेसिप्स, यानी कि जो स्टेट बर्ड है राजस्थान की, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंडेंजर्ड बर्ड है ये, फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज़ भी हम इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रासलैंड इकोलॉजी के हेल्थ के बारे में बताती है। अगर आपका हेल्थ ग्रासलैंड का अच्छा नहीं है, क्यों नहीं पता चल जाएगा ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स नहीं होंगे। तो जो इसकी पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान गुजरात में, कुछ इसका चंक आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। इनको थ्रेट्स किस बात का होता है, देखो थ्रेट अभी हमने बात डिस्कस भी करी, पावर ट्रांसमिशन लाइंस हंटिंग करने का दिक्कत है इनके साथ, हैबिटेट लॉस, ऑल्ट्रेशन एज रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। तो IUCN स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट से क्या कहती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। और यहाँ पर इंडेंजर्ड लिखा हुआ है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ ना इंडेंजर्ड ही होगा, आप इसको ठीक कर लेना। और इसका सब जगह पर है, लाइक इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में भी डाला गया है, CMS में डाला गया अपेंडिक्स 1 में। तो दिस इज़ अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। देखो, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकॉनमी। पहला ऑप्शन है फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, commercial bank lending money to a trading company, and fourth one is a corporate body issuing rupee denominated bonds overseas। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर कोड बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको क्या करना है, बताना है कि एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में ऑर्गेनाइजेशन को
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शेयर ऑफ द हाउस होल्ड ट्रांसफर सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, और ये सेकंड, डेट सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स एट ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट इंटरनल डेट। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट करना है कि दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू कमेंट ओवर इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे। हम देखो एडिटोरियल सेक्शन में ना बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, सो बी विद मी। देखो पहला आर्टिकल है यूटिलाइजिंग इंडियाज मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। अभी ये ना हैप्पीमोन जैकब ने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आज भी इनमें एक आर्टिकल में बड़ा अच्छी कुछ खास बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखो रिसेंटली हम जानते ही हैं कि इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें आपने देखा कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए हैं, नेशनल कैपिटल ने रेस करा ग्लोबल लीडर्स के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट अफेयर्स ने सपोर्ट किया राइसिना डायलॉग कोर्स में। हमने बात करी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में भी डिस्कस किया है ना। तो यहाँ पर ना बात की जा रही है कि ना for a country that has far too long inhabited the sidelines of world politics, criticizing and complaining, too powerless to assert itself, and often seen as an irritated by great powers for even having an opinion। देखो अब यहाँ पर है ना इंडिया की बात कर रहा है कि जो इंडिया का पोजीशन है एट द G20 या क्वाड में, क्वाड किसका ग्रुप है एक तरह का, ध्यान रखना क्वाड एक ग्रुप है जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। उसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल साउथ टुडे हैज़ गिवन इट अ सडन सर्ज इन स्टेचर एंड रेपुटेशन, है ना, हमारी एक अलग ही। एंड येट 1 year इज टू शॉर्ट इन जियो पॉलिटिक्स नॉट ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ हैप्पी कोइंसिडेंसेज। आप सब जानते हो, कोई भी रिलेशनशिप बताओ चलता है कभी पॉजिटिव होके, आपके कोई फ्रेंड्स होते होंगे, इवन आपके पेरेंट्स होते होंगे, है ना, कभी कभी अप डाउन्स आते होंगे ना रिलेशनशिप्स में भी। तो हर तरह के रिलेशनशिप में जब इतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी खट्टे कभी मीठे, है ना, जस्ट लाइक अ लेमन, तो ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स भी हमेशा हैप्पी कोइंसिडेंसेस से मिलकर नहीं बनी होती है। अब आजकल वर्ल्ड हमसे क्यों नाराज चल रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएस, क्योंकि हम वी आर नॉट टेकिंग अकॉर्डिंग टू देम, हम एक साइड लाइन नहीं ले रहे हैं, हम रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं ओवर द यूक्रेन रशियन क्राइसिस, है ना। तो फॉर न्यू दिल्ली ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम रियलाइज़ करें कि लॉन्ग अवेटेड पायरेटल मूवमेंट जो हमारी हुई थी अंडर द सन, ये कह रहा है फ्रॉम द प्री ब्रिटिश आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आपने क्या देखा, सब 75 साल हो गए हैं, ठीक है। इंडियन लीडर्स कौन कौन आए, JL नेहरू से AB वाजपेयी टू नरेंद्र मोदी, और सभी ने बहुत प्यार से और बहुत तरीके से ना हमारे कल्चर, हिस्ट्री, डेमोग्राफी, इकोनॉमी सबको बहुत स्ट्रेंथन करा है विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सच रूल, है ना। तो न्यू दिल्ली वॉज टू वीक टू असर्ट इटसेल्फ, टू अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं मानना चाहिए, बस सॉलिड फाउंडेशन हमारी बहुत बड़ी फाउंडेशन रही है। तो कंटेम्प्रेरी इंडियाज पाइटल पोजीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज थैंक्स टू ए फॉर्चुनेट कॉन्फ्लुएंस ऑफ, कह रहे हैं कि जो आज हम इतना नज़ारे अच्छे अच्छे देख रहे हैं ना इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया को भी वर्ल्ड सुनना चाह रहा है, इंडिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। तो कह रहे हैं कि आज की कोई मेहनत नहीं है, कि बहुत सारे फॉर्चुनेट कॉन्फ्लुएंसेस से मिलकर बनी हैं ये चीज़ें। तो फार स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर हमारी रही है ना, ग्रेट पावर्स में आते हैं। न्यू दिल्ली हैज़ क्लेवरली यूज अ फेलियर भी हमने दे, जो भी पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर के जो फेलियर्स थे वो भी हमने देखे हैं, है ना। तो वरी अबाउट एन अग्रेसिव राइजिंग चाइना हैज़ फर्दर प्रमोटेड हम, लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि किस तरह से जो चाइना का अग्रेसिवनेस बढ़ता जा रहा है वो हमें किस तरह से ठीक करना होगा। अभी हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है। फिर आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग द फॉल्ट लाइंस। देखो कंटेम्प्रेरी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसका अगर आपको समझना है ना, तो एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ना कुछ इंडिया वे करके एक बुक लिखी है। उसमें ना बताया हुआ है कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे एडवांस करना चाहिए, कि हम आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लॉइट करें अपॉर्चुनिटीज़ को जो ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन से बन रही हैं। समझ रहे हो ना, कि मतलब कहने का मतलब है कीचड़ में कमल खिलाने वाली बात है। ये कुछ करने के लिए ये बुक में लिखा हुआ है, तो इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। तो यहाँ पर ना फिर उसके बाद ये कह रहा है टू यूज़ पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज, न्यू दिल्ली को कुछ ऐसे दोनों साइड्स को लेते हुए चलना पड़ेगा कि इंडिया इज अ चेयर ऑफ बोथ द US वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना, एक तरफ चाइना सेंटर्ड SCO एट द सेम टाइम, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। और साथ साथ हमें ना ग्लोबल साउथ का भी ध्यान रखना है। तो ऑन द यूक्रेन वॉर, न्यू दिल्ली हैज़ नॉट एलिनेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट हम किसी भी पार्टी में इन्वॉल्व, एनी ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व इन द वॉर इन अ बिग वे, है ना।
तो ग्रेट थ्रेट जैसे चाइना का करता है हमारे साथ, उसका जो ब्रॉट इट क्लोजर टू द यूएस एंड वेस्ट एंड द इवन बिफोर इट्स हिस्ट्री। तो न्यू दिल्ली बहुत ही एक्टिव मेंबर भी है ना, मल्टीलेटरल फोरम्स का, चाइना के साथ भी है, ब्रिक्स में है, एससीओ में है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया के साथ जो लैंग्वेज इस वक्त हमारी चलेगी वो रिविजनिज्म एंड स्टेटस क्विज्म की चलेगी, सेम ब्रीथ में विद ईज। अब समझ लो आप ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है, रिविजनिज्म एंड स्टेटस क्विज्म क्या होता है। रिविजनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो ना चेंज या एंड कर दे करंट सिस्टम को, ये मानते हुए या एज्यूम करते हुए कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है स्टेट की हेजेमनी में, दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, तो समझ रहे हो आप मेरी बात को, करंट सिस्टम को हटाने की कोशिश करना। अच्छा, इसी के साथ साथ एक वर्ड आया था स्टेटस क्यो, यानी कि प्रिजर्व करना चीज़ों को, समझ रहे हो। तो आप ये देखो, ये कह रहे हैं कि एक ही सांस में ना दोनों चीज़ें चलनी है, एक चीज़ आपको जो गलत लग रही है वो चेंज भी करनी है, और एक तरफ जो चीज़ें ठीक हैं उनको मेंटेन भी करके चलना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क है ना। अगर पॉलिटिक्स में आप देखो तो कितना मुश्किल होता है, स्टेटस क्यो भी मेंटेन करना है और रिविजनिज्म की लैंग्वेज भी बात करनी है। तो व्हाट डज इंडिया वांट, इंडिया की तरफ से क्या इंडिया चाह रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली का ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। लॉन्ग वेटेड हमने सीट ग्लोबल हाई टेबल की वेट करी है, रियलाइज़ करा है कि लिटिल चांस ऑफ गेटिंग वन करेंटली, ऐसे हमें बिल्कुल हम चाहते थे, हमें यूएनएससी से भी आउट ऑफ रीच रखा गया था। देयरफॉर बिंग हिंटिंग की डिसफंक्शनैलिटी है यूएनएससी में, और इंक्लूसिव हम बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबल फोरम जैसे G20 एक फ्लेक्सिबल फोरम है। तो मिस्टर मोदी ने भी यहाँ बात करी, ग्लोबल गवर्नेंस यहाँ पर फेल्ड हो रहा है, ताकि वो प्रिसाइजली दैट पॉइंट पे काम नहीं कर पा रहा। तो वी आर मीटिंग एट अ टाइम ऑफ डीप ग्लोबल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यू दिल्ली का जो परस्यूट होना चाहिए वो एक्टिवली क्या होना चाहिए कि हमें ना रीस्ट्रक्चर्ड करना है ग्लोबल हाई टेबल को, G20 को एक ऐसा यूटिलिटी फोरम बनाना है कि ग्लोबल साउथ के बारे में भी सोचा जाए। वाई ग्लोबल साउथ इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे लिए हर तरह से रिसोर्सेज दे रहा है, ट्रेड दे रहा है, हमारा डायस्पोरा वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल साउथ। यू कैन इवन चेक माई विजन वीडियो, उसमें हमने ग्लोबल साउथ के बारे में बात करी है। तो ग्लोबल साउथ में यूटिलिटी ऑफ ग्लोबल साउथ आर्गुमेंट्स परस्यूट ऑफ पावर एंड स्टेटस। और देखो आप जियो पॉलिटिकली भी पावर एंड स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना कैन यूज ग्लोबल साउथ आर्गुमेंट फॉर जियो पॉलिटिकल एंड्स, इंडिया कैन डेफिनेटली डू सो टू, इंडिया भी कर सकता है ना। तो इन इस परस्यूट ऑन सीट एंड हाई टेबल न्यू दिल्ली को पता होना चाहिए कि हमें कैसे अब चीज़ों को वेल करना है, फॉलोइंग इन लाइन कि भाई यूएस वेस्ट हमसे नाराज़ है, इंडिया क्या है ना। तो हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है कि फॉलो इन लाइन एंड यू विल बी फॉरगॉटन। दोनों लेसन्स को हम जब चल के लेंगे तो फिर डेफिनेटली विल लर्न मोर अबाउट द रियल पॉलिटिक इन सेवरल डिकेड्स। ठीक है, कि फॉल इन लाइन का मतलब है कि जिस चीज़ को आप गिर रहे हो, जिस चीज़ को आप संभाल नहीं पा रहे हो, जो चीज़ों को आप नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो उसको फिर आपको क्या ज़रूरत है, उसको भूल के कुछ नया काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि न्यू दिल्ली हैज़ रियलाइज दैट इट्स एबिलिटी टू केयरफुली बैलेंस करना है हमें ग्लोबल फॉल्ट लाइन्स को, और अपनी यूटिलिटी पैदा करनी होगी। देखो तुम्हारे दो फ्रेंड्स मान लो लड़ रहे हैं बुरी तरह, और तुम्हारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुमसे वो दोनों बातें भी करें और तुम्हारी यूटिलिटी दोनों जगह पे बनी रहे। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में भी करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यू दिल्ली की जो मूवमेंट है ना इन द सन इज़ नॉट विदाउट इट्स इनहेरेंट चैलेंजेस। फॉर वन सन कभी सेट होगा, है ना, फिर उसके बाद मूवमेंट ये पास हो जाएगी। अब देखो ऐसे इंडिया की चेयरमैनशिप है, G20 भी इस बार हमारे घर में ही हो रहा है, यानी इंडिया में ही हो रहा है, CO भी हमारे यहाँ हो रहा है। तो बीजिंग विल नॉट लेट इंडिया और न्यू दिल्ली टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ सो ईजिली। ऑब्वियसली हमारे भाई कॉम्पिटिटर है वो, तो न्यू दिल्ली को कुछ क्रूशियल ईयर्स स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, अपने पार्टनरशिप जो पॉलिटिकल कंसेशंस करने पड़ेंगे ताकि इंडिया की सिक्योरिटी लेवल इन्हांस हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन जियो पॉलिटिक्स नेशनल ग्लोरी इज़ नॉट नेसेसरी एन एंड्यूरिंग आउटकम, ऐसा हमेशा नहीं निकल कर आता है। फिर सेकंड चैलेंज क्या है हमारे साथ, ऑप्टिक्स एंड फ्रेमिंग की दिक्कत कि इज़ न्यू दिल्ली मेकिंग फ्रेंड ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक हाई। इस समय कैसे फ्रेंड बना सकते हो आप, जो उस समय बहुत लड़ाइयाँ घर में चल रही हो, बाहर भी लड़ाइयाँ चल रही हो, है ना। तो उस समय मन नहीं करता ना फ्रेंडशिप बनाने का, ज़्यादा नए फ्रेंड्स ढूंढने का। हमें लगता है जो है ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो हमें करना है क्योंकि दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट द पर्सनल लाइफ। तो इंडियन डिप्लोमेसी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से चलना पड़ेगा। दे हैव टू अडेप्ट द लैंग्वेज ऑफ फिनीज एंड अथॉरिटी रादर दैन दैट ऑफ अग्रेशन। बहुत ही फाइनेस्ट तरीके से अग्रेशन छोड़ के आपको अथॉरिटी भी रखनी है, और फिनीज का मतलब समझ लो क्या होता है, FINESSE। डेलीकेसीज का मतलब होता है फिनीज का मतलब होता है बहुत डेलीकेसी के साथ डील करना। ठीक है,
सो लोगों को सिचुएशन को डेलिकेट और डिप्लोमेटिक मैनर में हैंडल करने को आपको फिनीस कहते हैं, मतलब अथॉरिटेटिव भी रखना है और ये भी, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। थर्ड, बैलेंसिंग अपोजिट हैज़ इट्स लिमिट्स। ऐसे कि इफ़ यू प्ले ऑल द साइड यू मे नॉट एंड अप विद मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आप भी मानते हो जब सब जगह रहोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ आपको करना क्या चाहिए फिर ऐसे में, यू शुड कम आउट टू एड एंड इफ एंड व्हेन समथिंग मेजर गोज रॉन्ग, ऐसा फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे चाइना के साथ ख़राब हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पे फिर पिचिंग द डिवाइड एक वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा। वो नोबल है ना, इंडिसाइसिवनेस माइट नॉट यील्ड लास्टिंग पार्टनरशिप। तो फाइनली एक डेंजर जो हमें गवर्नमेंट यूजिंग डिप्लोमेटिक हाई अगर यूज़ करता भी है तो वर्ड्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड्स रादर देन जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वगैरह है कि डोमेस्टिकली भी हैम्पर कर सकता है। तो न्यू दिल्ली हैव टू यूटिलाइज कि 2023 को हमें, क्योंकि देखो 2023 तो चल रहा है, लेकिन आगे 2024 के लिए हम कैसे प्रिपेयर होंगे वो हमारा 2023 यानी कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा वो आपकी पूरे महीनों की प्रिपरेशन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, बस ऐसे ही समझ लो ये वाला। अच्छा, इस बार ना फिर अब GST का ना रेवेन्यू जो इस बार कलेक्शन हुआ है ग्रॉस गुड्स, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो 1.5 लाख करोड़ हुआ है। लेकिन ध्यान रखो इसमें ना कुछ रेवेन्यू के अंदर ना कुछ सिग्नल्स आए कंप्लाइंसेस को रिलेटेड, और इम्पोर्ट डिमांड को यहाँ बड़ा कूल दिखाया गया है। आप समझो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो जी, 12 सक्सेसिव मंथ है, GST रेवेन्यू 1.4 लाख करोड़ था, फोर्थ हाईएस्ट सिंगल मंथ में किटी है ना, बहुत अच्छा इन्होंने करा। लेकिन एवरेज GST कलेक्शन के बारे में यहाँ बताया कि 20-22 में इतना था और इतना हमारा 20-21 में इतना रहा है। ठीक है, इसने ज़्यादा डिस्कस करा है यहाँ पर। फिर ये कह रहा है कि दोज मंथ जहाँ पे अप्रैल था या फिर अक्टूबर जनवरी था, स्पाइक इन दीज मंथ्स कैन बी एट्रीब्यूटेड कि क्वार्टर एंड था, फिर ईयर एंड रिटर्न मिल गए, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट हो गए थे सब्सिक्वेंट ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है दिस लेंस क्रेडेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स असर्शन इन जनवरी पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस ओवर द पास्ट ईयर, कंप्लाइंसेस नए टैक्स पेयर्स आ गए है ना, एक प्लेजेंट कल्चरल ऑग्रेडी दिख रहा है। लेकिन मीनवाइल क्या हो रहा है, परसेप्टेबल शिफ्ट भी आ रहा है। कह रहा कैसे, कह रहा जो GST रेवेन्यू का कॉम्पोजिशन है ना उसके अंदर चेंज आ रहा है। कह रहा कैसे, तो कह रहा है कि जो 10 मंथ है ना, पहले जो 10 मंथ थे दिस फिस्कल हैड सीन रेवेन्यूज फ्रॉम गुड इम्पोर्ट्स। कह रहा है जो आपके पहले 10 मंथ का आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो इम्पोर्ट से मिल रहा है, दैट राइज अप टू दी 29%, और डोमेस्टिकली खाली 22% का यील्ड आपका ट्रांजेक्शन एंड सर्विस इम्पोर्ट से मिला है। ब्रेक डाउन इज नॉट अवेलेबल फॉर जनवरी फेब्रुअरी मार्क्स द सेकेंड टाइम इन थर्ड है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सिग्नल ये कर रहा है कि इसका मतलब ना शार्प डिप आया है इम्पोर्ट में जनवरी के, अगर हम चेक करें तो, और कूलिंग देखने को मिल रही है डिस्क्रिशनरी डोमेस्टिक डिमांड पर। इसकी वजह से आपके ड्राइव अप हुए इम्पोर्ट बिल, इससे आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं। तो डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है बड़ा अनइवन चल रहा है आपका, शार्प वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ना प्रैग्मेटिक आउटलुक बनाने की ज़रूरत है कि आप ना ऐसे टाइटन बेल्ट को स्लो डाउन करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इसमें की गई है। आगे हम चलते हैं गाइस, हार्डशिप ऑफ अ करियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। आप देखो उनके पास इतनी सैलरीज, इतना पैसा नहीं होता है फिर कंपेयर विद द एलोपैथिक डॉक्टर। ठीक है, अब वो क्यों होता है? देखो सबसे पहला जो इनका चैलेंज है ना वो ये है कि इंस्पाइट कि हमने कैंपेन चलाए आयुष के, आयुष का फुल फॉर्म ध्यान रखना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, चलाया हमने, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ना इनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट होता है। यानी कि जो आयुर्वेदा है वो एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो लोगों की पहली चॉइस तो नहीं होता है। तो इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया कि आपका वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस था नवंबर 2014 में था, द 6th वर्ल्ड कांग्रेस, उसमें बात की ये बात कि भाई देखो ये मानते नहीं है। अब यहाँ से जुड़े ना कुछ स्केप्टिसिज्म्स हैं, वो समझो क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय नाउ द टर्म स्केप्टिसिज्म? तो संदेहवाद होता है, इसका मतलब अगर तुम हिंदी में बनोगे तो यानी कि अविश्वास होना, यानी कि ना डाउट फीलिंग रहना, तो दैट इज़ कॉल्ड योर स्केप्टिसिज्म। तो बहुत वाइड स्प्रेड स्केप्टिसिज्म था पब्लिक माइंड में अबाउट साउंडनेस ऑफ आयुर्वेदिक थ्योरीज। देखो आयुर्वेदिक जो थ्योरीज होती हैं ना उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो ना इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक एडवांस के साथ नहीं चलती हैं। उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्केपिज्म से बाहर होते हैं। ऐसी थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं जिनका कुछ रूट नज़र नहीं आ रहा होता, वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। तो ट्रस्ट डेफिसिट समझ रहे हो आप, एविडेंस बेस्ड क्वालिटी नहीं होती है जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं। फिर आयुर्वेदा का थ्रस्ट क्या है? ऑन पेशेंट बेनिफिट एंड नॉट मेरली ऑन पेशेंट ग्रेटिफिकेशन। तो आयुर्वेदा इस मामले में क्या कह रहा है कि हमारा जो थ्रस्ट है वो ये नहीं है कि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ जी मैं ठीक हो गया, बल्कि पेशेंट के बेनिफिट पे बात कर रहे हैं। दोनों चीज़ें देखो डिफरेंट होती हैं। रियल पेशेंट बेनिफिट वुड बी सस्टेनेबल
और जो पेशेंट ग्रेटिफिकेशन है वो मोमेंट्री होता है कि आज सेटिस्फाइड हो, फिर कल दिक्कत आई, फिर मुझे फिर को लगा, जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं आपको पता ही है ना। आप अगर अभी तुम पीते होगे अपना क्या कहते हैं कफ सिरप्स पीते हो ना, तो उसमें आते नहीं साइड इफेक्ट्स, कितनी नींद आती है। तो ये सब एलोपैथी की हमेशा से रहे ही हैं। तो पॉपुलर व्यू रहता है कि स्लो, आप ये भी जानते हो पॉपुलर व्यू क्या रहता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, कि स्लो है हील करने में, है ना, हाफ ट्रूथ हो तो, लेकिन कैन बी करेक्टेड बाय पेशेंट एजुकेशन अगर आप दे दो। अच्छा, प्रैक्टिशनर्स का क्या क्या है और क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या ऑर्डील्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ना ऑर्डील? अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंसेस जो प्रैक्टिशनर्स के रहे हैं। देखो जो कॉलेज ट्रेनिंग में करने जाते हैं, है ना, एंशिएंट मेडिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, वाइब्रेंट इकोसिस्टम होता है, साइंस रिसर्च, पुअर प्रैक्टिशनर्स हैज टू डिपेंड ऑन डिस्कवर ट्रीटमेंट एंड अप्रोचेस, है ना। तो यानी कि ऑब्सोलीट में से शिफ्ट करके प्रायर एक्सपीरियंस और जो कि इंपॉर्टेंट नॉलेज है उस तक पहुंचना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिशनर्स ऑर्डियल डज नॉट एंड हियर, कि ना यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी उसकी। ये भी है कि आयुर्वेदा कैन बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली ओनली इन अबाउट 60-70% प्राइमरी हेल्थ केयर इलनेसेस में ही काम कर सकता है। ये ना फ्यूअर फुटफॉल्स होते हैं क्लिनिक में, बहुत ज़्यादा सैड कॉन्सिक्वेंसेज है। तो एट दिस स्टेज जो ग्रेटिट्यूड है ना लॉयल पेशेंट्स का, along with a few unusual recoveries, remain the sole incentive to keep them alive as a practitioners। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एटीट्यूड है लोगों का, फिर तो फुटफॉल्स आता नहीं है ना, ज़्यादा लोग पहुँचते नहीं हैं ऐसे सेंटर्स में। तो जो ग्रेटिट्यूड है लॉयल पेशेंट्स का, वो भी आपका धीरे धीरे क्या होता है, वो अनयूजुअल रिकवरी करते हैं। तो वो भी उनको लगता है कि शायद ये ऐसे ही हो गया होगा। तो उसके बाद फिर ना आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि इस पर गिमिक किया जाता है कि आयुष एस्टेब्लिशमेंट जो जितना भी करा गया है, सपोर्ट द चार्लटानट्री समझ लो क्या होता है। चार्लटानट्री का मतलब समझते हो, ऐसा कुछ होना कि वर्चुअली आपको कोई चीज़ पहले ही पता चल जाना कि ऐसे होगा वैसे होगा। फ्रॉड एक तरह से समझ लो। चार्लटानट्री का मतलब होता है फ्रॉड या कुछ फेक। अब क्या किया जाए इस चीज़ को ठीक करने के लिए? तो ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आयुर्वेदिक को ना वेल मीनिंग करना पड़ेगा। प्राइमरी केयर डॉक्टर्स को उनको आर बिकमिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, बहुत उनको दिक्कत है। तो रिजुविनेटिंग प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को करने के लिए आयुर्वेदा जो ग्रेजुएट्स हैं उनको नॉर्मसली रिजुविनेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आयुर्वेदिक ग्रेजुएट से तो उससे क्या होगा, गुड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स निकल कर आएंगे, 2 प्रिपरेटरी एक्सरसाइज कर पाएंगे, एक तो विग्रेस एविडेंस बेस्ड अप्रेजल, है ना, और दूसरा स्टैट्यूटरी डिसीजन, ताकि जो अलाउ करेंगे मॉडर्न मेडिसिन का भी इस्तेमाल ताकि वो करना शुरू करें। तो दोनों रिफॉर्म्स अगर ले ली हमने तो फिर तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो हम परेशान रहते हैं ना, हमारा रूरल एरिया अर्बन एरिया में ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेदा साइंस एंड पब्लिक वेलफेयर को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम एक सही मोड़ पर पहुंच पाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर आया हुआ अटैक ऑन नॉलेज, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर जो है उनको नहीं ड्रैग करना चाहिए लीगल फ्रेमवर्क में। वो समझो क्या है, देखो रिसेंटली ना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो FCRA है, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, वो जो आपका प्रीमियर थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, उसका आपको लाइसेंस को छीन लेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च था, इन्होंने कुछ लैब्स कुछ क्रिएट करे हैं। जैसे कि ना एक तो इनका जो इनकम टैक्स पेपर वर्क था CPR सिस्टम का, वो लैप्स कर गया। इनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं हुआ, फंड्स को डाइवर्ट कर दिया इन्होंने पब्लिकेशन ऑफ बुक्स में, जिससे कि अथॉरिटी इज नॉट पार्ट ऑफ CPR's ऑब्जेक्टिव। तो ईगरनेस क्या था, टू ड्रैग द प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशंस इनटू ए गवर्नमेंट लीगल फ्रेमवर्क में इनको लेकर आया गया। तो वे कह रहे हैं लेकिन क्या ये सही बात है? कह रहा जो CPR है वो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को गवर्नेंस में, स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाने में, कोलैबोरेट करने में गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, ठीक है। तो अब आप इतना जल्दी अगेंस्ट उनके एक्शन ले लोगे, है ना। तो ये कह रहा है कि अब आपने, अब समझो FCRA भी क्या है, तो FCRA क्या है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, जिसका ना मैकेनिज्म होता है रेगुलेशन का। वो काम क्या करता है कि फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर इंश्योर करना कि किया जा रहा है कि नहीं, या अनड्यूली इन्फ्लुएंस करना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, सारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म चेक करता रहता है, ठीक है। बट स्वीपिंग एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इन अ मैनर कि भाई एकदम क्लियरली डिसेबल ही कर दो आप NGO को, तो क्या ये सही बात है? तो जैसे कह रहे हैं कि इंडिया का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एम्फसाइज कर रहा है कि आपको एकेडमिक एक्सचेंज करना चाहिए, कॉर्पोरेट बढ़ाना चाहिए, कॉपरेशन बढ़ाओ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को अपना प्रमोट करो, रिसर्च को अपनी कंट्री में प्रमोट करो। इवन हमने पता है क्या करा, हमने एज अ सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी और लॉजिकल अपने एक्सीलेंस को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हमने हमारे साथ, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसी बातचीत की। वहाँ पर फिर 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि हम भाई आएंगे और इंडिया में कैंपस खोलेंगे। तो हाउवर इन इंडियाज एम्बिशंस आर क्लैशिंग विद द इनसिक्योरिटी एंड रिएक्शनरी स्टेट एक्शंस के साथ भी हमारी दिक्कत है। वैसे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया CPR को ही, तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फैले, पर्सनल्स की, फंड्स की, दोनों डायरेक्शंस में आना ज़रूरी है।
अगर रिस्ट्रिक्शन कहीं भी हुआ, ऑल दीज फॉर नेशनल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ द रूल्स एवरीवेयर। तो यहाँ रखना है टू एज्यूम इंडियन थिंकिंग शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम रीन वंस, यानी कि विद वेल सीकिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी भी लेनी है, कैपिटल फ्लो भी कराना है। तो इंडिया का जो मैसिव एक्सपेंशन करना है वो दोनों तरफ करना पड़ेगा, और कैपेसिटी फॉर रिसर्च बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। कह रहे हैं कि मैसिव एक्सपेंशन इन कैपेसिटी, यही सारी बातें लिख कर आनी है आपको। मैसिव एक्सपेंशन इन कैपेसिटी फॉर रिसर्च इज़ अ नीड ऑफ द आवर। पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक फंडिंग तो आप करो ही करो, लेकिन ज़रूरी क्या है कि इस पर भी आप काम करो। तो गवर्नमेंट शुड नॉट मेरली टॉलरेट, बल्कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कि कैसे वो अच्छे से काम कर सकते हैं। खाली ये नहीं कि बस कोई गलती हुई मार मार के फेंक दिया, आप उसको ठीक करने की कोशिश करो। अब आता है देखो पैटर्न्स ऑफ वायलेंस इन कश्मीर वैली के मैंने बता रही थी ना मैं आपको, तो इसमें भी यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे इंसिडेंसेस में यहाँ पे स्पाइक आ रखा है। तो यहाँ पे डेटा दे रखा है जो कि सोर्स किया गया है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से। डेटा में बताया जा रहा है कि कैसे वायलेंस यहाँ वैली का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बुलेट रिडन विंडो ग्लासेस एंड और है ना, ऐसे ही सब किया जा रहा है। फिर यहाँ कह रहा है कि इंक्रीज फियर इन द कम्युनिटी, रेस कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अलग अलग चार्ट से यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे यहाँ पर देखो सिक्योरिटी फोर्सेस 2010 से 2022 तक का स्टेटस यहाँ पर क्या है। ठीक है, इट्स अबाउट द कश्मीर एनालिसिस। नाउ लेट्स मूव टू द ब्रेकडाउन ऑफ द हायर पेंशन स्कीम। अब देखो इसमें समझ लो इसमें क्या हुआ कि लॉन्ग वेट ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ EPFO एंड दोज हु रिटायर्ड आफ्टर September 1, 2014 वो अप्लाई कर सकते हैं हायर PF पेंशन पे। ठीक है, ऑफ 1995 फरवरी को एंड करा गया। अब देखो यहाँ पे समझो ये क्या सारा सीन हुआ। प्रेजेंट जो एक्सरसाइज थी ना यहाँ पर EPFO की, उसको नेसेसिटेट करा जाता था जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि November 4, 2022 में हुआ था, EPFO वर्सेस सुनील कुमार बी केस। ठीक है, यहाँ जो है ना समझ लो अब कैसे यहाँ पर पेंशनेबल को जो पेंशनेबल सैलरी होगी वो कैसे दी जाएगी। देखो पेंशनेबल सैलरी का मतलब है कि लास्ट 60 महीनों में आपकी एवरेज सैलरी निकाली जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कि आपने कितने साल तक कॉन्ट्रीब्यूशन किया उस जॉब में, फिर उसके सम को डिवाइड करा जाएगा बाय 70, जो आपको बताएगा आपकी एवरेज लॉन्गिविटी फॉर एन इंडियन। समझ आया बात कैसे पेंशन कैलकुलेट होगी। तो ध्यान रखना इस पेंशन कैलकुलेटर को, पेंशनेबल इनकम क्या है हमारी, जो एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ ऑफ सैलरी को बताए और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करे कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है जॉब में, फिर उसके सम को डिवाइड करना 70 से। ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन एम्प्लॉई और द अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ होनी चाहिए 58 ईयर्स। ठीक है, तब जाके आपको ये पॉलिसी में मिलेगा। अब समझो व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। देखो अभी क्या हुआ था, साइंटिस्ट एट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी जो थी रिसेंटली, उन्होंने आउटलाइन करा कि भाई हम एक नया एरिया रिसर्च का लेकर आ रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस, जो बायो कंप्यूटर्स को आगे बढ़ोतरी देगा, बढ़ावा देगा। और ये क्यों देगा, देखो ब्रेन कल्चर जो लैब में है ना उसको रियल वर्ल्ड के साथ मिलाया जा रहा है ताकि नए और नए रिजल्ट निकल कर आए। बायोलॉजिकल बेसिस को अंडरस्टैंड किया जाएगा, ह्यूमन कॉग्निशन, लर्निंग, वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को करा जाएगा। कह रहे देखो पहले क्या होता था, पहले तो देखो भाई ऐसा होता था, भाई कोई भी हमें टेस्ट करना होता तो हम क्या करते थे कि भाई हम रैट की मदद ले लेते थे, रैट पर हम सारा कुछ करते थे। तो यहाँ पर एक यही बात कह रहा है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ दी और डेवलप सिस्टम दैट आर मोर रेलिवेंट, ह्यूमन साइंटिस्ट ने बिल्डिंग कर रहे हैं, 3D कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिनी ब्रेन्स तैयार किया जा रहा है। तो मिनी ब्रेन का याद रखना, मिनी ब्रेन का मतलब होता है जिसका साइज़ 4 mm हो। ठीक है, उसको बनाया जा रहा है ह्यूमन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन का लेकर इसको डेवलप करा जा रहा है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने भी ट्रांसप्लांट किया ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड कल्चर को इनटू रैट ब्रेन्स। ठीक है, वेयर दे फॉर्म कनेक्शन विद द रैट ब्रेन विच इन टर्न प्रोवाइड सर्कुलेटिंग ब्लड वगैरह सब दिखाया। तो जो ऑर्गेनॉइड होता है ना उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है विजुअल सिस्टम में। जब साइंटिस्ट दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रैट जैसे लाइट फ्लैश में दिखाया तो ह्यूमन न्यूरॉन्स वहाँ एक्टिवेट होने लग जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स हैं वो भी फंक्शनली एक्टिव हैं। तो साइंटिस्ट ने फिर यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ करके बताया कि जो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड आर स्टिल नेस्टेड इन द रैट ब्रेन माइक्रो इवेंट, अभी बहुत छोटे स्टेज पर ही है। तो जिसका ड्रग का इस्तेमाल करेंगे इस मॉडल में विल हैव टू बी इंटरप्रेटेड ब्रेन कि वो कैसे बिहेवियरल टेस्ट रैट्स पे किए जाएंगे। तो देयरफॉर वी नीड टू एड्रेस द लिमिटेशंस ऑल्सो कि जो लैब ग्रोन ऑर्गेनॉइड है डेवलप करा ह्यूमन रेलिवेंट सिस्टम में वो कितना करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस यूनिवर्सिटी में स्कीम निकाली गई कि अगर कंबाइन करेंगे ब्रेन ऑर्गेनाइड्स को विद मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड ताकि बायो कंप्यूटर्स क्रिएट हो। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम कपल ऑफ ऑर्गेनॉइड्स को मशीन लर्निंग की मदद से ग्रो करवाएंगे और फिर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स को इनसाइड तैयार करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, वो फायरिंग पैटर्न जानेगा न्यूरॉन का क्या है, फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुली डिलीवर करेगा,
सेंसरी स्टिमुली को मिमिक करेगा। तो रिस्पॉन्स पैटर्न क्या होंगे न्यूरॉन्स के दूसरे इफेक्ट्स जो पूरे ब्रेन में आएंगे, उसको फिर पूरा एनालाइज किया जाएगा मशीन लर्निंग टेक्निक से। तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो वर एबल टू ग्रो ह्यूमन न्यूरॉन्स उन्होंने बनाया ऑन टॉप ऑफ द माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे। ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स क्या होता है, कैन बी डेवलप्ड। स्टेम सेल को इंडिविजुअल से इस्तेमाल करो और उसका इस्तेमाल करो आप कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को जानने में या किसी न्यूरो डिजेनरेटिव जानने के लिए। तो कंपेयरिंग द डेटा, अगर आप ब्रेन स्ट्रक्चर्स को पढ़ो, कनेक्शंस को पढ़ो, सिग्नल करो बिटवीन हेल्दी एंड पेशेंट ड्राइव, तो आपको डिराइव होगा कि बायोलॉजिकल बेसिस क्या है हमारा ह्यूमन कॉग्निशन, लर्निंग एंड मेमोरी का। अब ये कह रहे हैं कि क्या बायो कंप्यूटर्स रेडी हैं कमर्शियल यूज़ के लिए। तो देखो करंटली हमारे पास ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स हैं जिसका डायमीटर 1 mm से लेस देन है और ये 1 लाख सेल्स पे अभी यूज़ करा जा रहा है, जो कि अभी रफली 3/4 मिलियन था द साइज ऑफ द एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन। तो स्केलिंग करना ब्रेन ऑर्गेनाइज को बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटिंग कैपेसिटी रहेगी है। तो चैलेंज यही है कि क्या ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस्टेब्लिश कर पाएंगे हम या नहीं। तो ये कह रहे हैं 1-2 साल इसमें लगेगा अभी। तो अप्लाइंग दिस टू पेशेंट, जैसे कि पेशेंट होता है ना सेल डिराइव ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स में ऑटिज्म से भरा हुआ या अल्जाइमर से डोनर्स होते हैं, ऑलरेडी ऑन द वे, तो उस पर ये काम चल रहा है। तो उसकी मदद से अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये बायो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर कर हम रियल मॉडल में जान पाएंगे कॉग्निटिव पैटर्न्स के बारे में, स्टडीज़ को और नलीफाई करने के लिए और अच्छा करने के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ड आएगा है प्रीसेज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्व पता चल जाना, यानी कि पहले से पता चल जाना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे देखो फोरबोर्डिंग अबाउट व्हाट इज अबाउट टू हैपन या साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, तो सिनोनिम में प्रोडिजी, ओमेन, पोर्टेंट, ये सब होता है। यूजेज इसका कैसे करोगे, द करंट इकोनॉमिक कंडीशन कुड प्रिसेज अ रिसेशन। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू। वोकैबुलरी भी यार अच्छी करो अपनी, क्योंकि आंसर राइटिंग में ना बड़ा काम की चीज़ होती है। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड प्लीज़ डू आंसर ऑल्सो, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपको मैं भेज रही हूँ तो आपके ही काम आएंगे वो। डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करो आप, स्पेशली आप जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपको डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग टू आवर चैनल।